न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि फाउंडेशन क्लास 11 का टेस्ट नंबर 1 है, जिसके बारे में आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं और आई होप आप सभी का एग्जाम भी बहुत बढ़िया गया होगा। तो जो एग्जाम अच्छा गया है और कुछ कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, इन फ्यूचर वो गलतियां ना हो, इसलिए ये सेशन ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप अलर्ट हो जाएं, है ना। ठीक है, तो इसी पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा मिशन है नीट 2025, जिसमें सर का मानना है, हम सबका मानना है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट सभी बच्चे क्लास में आ जाएं, किसी का भी ये जो डिस्कशन है छूटे ना। फटाफट कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें सभी बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए ये डिस्कशन। आ गए सभी बच्चे? चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये टेस्ट नंबर कौन सा है? 11 फाउंडेशन टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है जल्दी से देखिए। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रखा है, जिसमें वेव्स दे रखी है कुछ, और क्या दे रखा है, उनकी फ्रिक्वेंसीज दे रखी है, लाइक ये कॉलम ए और कॉलम बी में। तो आपको करेक्ट फ्रिक्वेंसीज करेक्ट वेव के साथ मैच करानी है। तो सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सीरीज होती है उसको लर्न कैसे करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके लिए एक ट्रिक है। चलिए उस ट्रिक को भी जानते हैं। क्या ट्रिक है? देखिए, ट्रिक है रिच मैन इन वैन, यानी कि रिच मैन इन वैन। ठीक है, अब देखना इसमें ही सारी चीजें छिपी हुई हैं। ये कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है। कैसा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है? तो रिच मैन इन वैन, और क्या हो जाएगा? यूजेस एक्सरेज गन, यूजेस एक्सरेज गन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। देखो यहाँ पर R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियो वेव को। किसको कर रहा है? रेडियो वेव को। ठीक है, यहाँ पर M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोवेव को, और IN यानी कि इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड को, V विजिबल लाइट को। ठीक है, विजिबल लाइट जिसके अंदर ही क्या आता है? विबग्योर कह सकते हैं। ठीक है, अब U कर रहा है अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV रेज को। X रेज तो आप सभी को पता है। ठीक है, X रेज। ये G कर रहा है गामा रेज को, गामा वेव। ठीक, गामा। इसी तरह ये सारे। तो ये ट्रिक से आई होप आप सभी को ये याद हो जाए, लर्न करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, बड़े बड़े नाम। ठीक, तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये कैसी ट्रिक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा गामा की होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, उस ट्रिक का यूज करना है। रेडियो वेव की सबसे कम होनी चाहिए, तो सबसे कम इनमें 10⁻⁶ की है, यानी कि फर्स्ट का सेकेंड। ठीक, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, यानी कि बीच में कहीं माइक्रोवेव की होनी चाहिए। तो उससे ज्यादा कौन है? 10⁻⁻, तो माइक्रोवेव की हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी कि 13, UV क्या है? 14, यानी कि ये आ गया 10⁻16। ठीक, क्लियर। तो ये सारी वेव्स यहाँ पर आपको आंसर में मिल रही है। तो फर्स्ट का क्या हो गया? सेकेंड। देखो फर्स्ट का सेकेंड किस में है? ये और ये ऑप्शन तो कट गए, एक ये है और एक ये है। अब देखो सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का थर्ड किस में है? सेकेंड का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है। चल थर्ड देखते हैं, इंफ्रारेड, यानी कि फर्स्ट होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया, क्योंकि थर्ड का फर्स्ट देखो इंफ्रारेड की 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर? समझ में आई ये चीजें? क्लियर हो रहा है ना? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे बच्चों? गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नोट डाउन कर लो इस ट्रिक को, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्लियर? चलो
और साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है, आप उस डायग्राम से भी याद कर सकते हैं। पूरा स्पेक्ट्रम का डायग्राम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी में भी और वेवलेंथ के टर्म्स में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 4th से 2 में गया, what will be the resultant value for wavelength, यानी कि वेवलेंथ की रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी अगर हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन 4 से 2 में गया, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई। सबसे पहले तो n1 क्या है, यहाँ पर 2 हो गया, n2 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू RH, है ना, अपॉन में n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, पढ़ते आ रहे हो, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू बताओ, आप सभी ने पढ़ रखी है 109 और 677, ठीक। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, n1 2 यानी कि 4 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 16 हो गया। हाउ, यहाँ पर 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। जस्ट आपने ये पुट कर दिया। अब जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू बनेगी, जो आंसर बनेगा लास्ट, वो आपका कुछ 486 इंटू कितना बन रहा होगा 10⁹ मीटर्स में, ठीक है, मीटर्स में आंसर आपका बन रहा होगा। तो ऑप्शन अगर देखोगे, देखो फॉर्मूला यही है, ठीक है, फॉर्मूला ये है। अब फॉर्मूले में जब आंसर आप पुट कर रहे होगे तो आपको अपने आप यह आंसर मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्ट करनी है बस, ठीक है। नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 486 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही बता रहा है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर, समझ में आया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, hypothetically 1 joule of energy is provided by some photons of light whose wavelength is 1000 nanometer, then the count of photons will be, photons के काउंट पूछे जा रहे हैं, यानी कि photons कितने होंगे, ठीक है, उसके काउंट पूछे जा रहे हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से कमेंट करो, बताओ फटाफट, क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। E इज इक्वल्स टू NHC अपॉन लैम्डा, है ना, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब आप देखो कि सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, पूछा क्या गया है, n पूछा है ना, काउंट पूछा गया है ना, फोटॉन्स का काउंट्स। तो यहाँ पर जब आप n बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, E लैम्डा, ठीक, E लैम्डा ऊपर चला जाएगा और E लैम्डा अपॉन में HC। अच्छा, E आपको दे रखा है ऑलरेडी 1 जूल, ठीक है, और लैम्डा आपको दे रखा है 1000 नैनोमीटर, है ना, 1000 नैनोमीटर देखो दे रखा है। तो कैसे चेंज कैसे करोगे, 1000 इंटू 10⁻⁹ अपॉन H, H क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू प्लैंक्स की, बताओ फटाफट, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। C क्या होता है 3 इंटू 10⁸, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट कर रहे होगे तो लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कुछ मिलेगी आपको ना, यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी n की वैल्यू भाई, बताओ, n की वैल्यू मिलेगी आपको ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10⁻15 ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। इतना क्लियर सभी को, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़े, ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्लियर।
ये फॉर्मूला है मेन, जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और ये वैल्यूज भी मैंने रख दी। जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5 × 10⁻15 फोटॉन्स, ठीक है, काउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 54 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है देखो, इफ फॉलोइंग आर ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड्स विच मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अगर ये सारे जितने भी दे रखे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये सारे एक सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा मैटर होगा, मैटर वेव होगी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को कैरी कर रही होगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब होगी, जब मास क्या होगा, ज़्यादा होगा जिसका, ठीक। देखो समझते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, ठीक है, ये पढ़ रखा है, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मास हो गया, यानी कि मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट ही पूछी गई है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी गई, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मास का ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो मास ज़्यादा होगा वो किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पर इस तरह से देखो, ठीक, ये ज़्यादा होगा तभी ये कम मिल रहा होगा, ठीक। तो किसका ज़्यादा होगा यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनके मास की बात करोगे तो इसका हो जाएगा 1.67 × 10⁻27 kg, है ना। और प्रोटॉन का बताओ कितना होता है, कमेंट करो जल्दी से, प्रोटॉन का कितना होता है, सेम है ना, सेम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का बताओ, इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31। अल्फा पार्टिकल्स का बताओ कितना होगा, 6.6 × 10⁻27 kg, है ना। तो यहाँ पर इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे उनकी वेवलेंथ यहाँ पर शॉर्टेस्ट होगी। नेक्स्ट 55 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली नॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी कि वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है, है ना, नॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम अप करें तो वो बराबर नहीं आने चाहिए, इनमें से कौन सा सेट है। तो अगर फर्स्ट वाले सेट की बात करो तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस है तो इसका मतलब 10 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन में 8, 2 माइनस और जुड़ गया है, 10 हो गया, ठीक है। नियॉन 10 होते हैं। सोडियम की बात करोगे तो 11 होते हैं, बट यहाँ पर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है तो इसकी वजह से क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इसमें ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर है वो सेम है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ चलें, यहाँ पर Hg की बात करें तो Hg का जो एटॉमिक नंबर है 80 दे रखा है, यानी कि 78 हो गया, 2 निकल गए। लेड का दे रखा है एटॉमिक नंबर कितना, 82, ठीक। यहाँ पर 4 निकल गए, तो 4 जब निकल जाएंगे तो 78 ही तो बचेगा ना। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ये भी आंसर नहीं है। अच्छा, और इसे देखो 1, इसका क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। लिथियम 1, ये भी बचा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके निकल गए। बेरिलियम में वैसे भी 4 होते हैं, 3 निकल गए, 1 बचे, यानी कि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आंसर नहीं बचा। कौन, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा राइट आंसर है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, बाकी तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ तक की चीज़ें। नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं, चलो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर होते हैं 7, एक में होते हैं 8, तो 3 में कितने होंगे, 24, ठीक है। 3, अब यहाँ पर एक ऐड हो गया, एक ऐड कर दो तो कितने हो गए, 2, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, ये आ गया 32, ठीक, 32 ये हो गया। इसी तरह इसका देखोगे तो यहाँ पर कुछ और नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ और नंबर आ रहा होगा, है ना। तो ये जो नंबर आ रहे होंगे ना, इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं।
क्लियर, नोट डाउन कर लो इन सबका नंबर फटाफट, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56, यहां तक की चीजें समझ में आ रही है ना सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें, 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम द 5s ऑर्बिटल विल बी फिल्ड बिफोर 4p, यानी कि 5s ऑर्बिटल और 4p की बात करी गई है, ठीक। ये कह रहा है कि इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, किसी एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो 5s ऑर्बिटल विल बी फिल्ड बिफोर 4p, 4p से पहले 5s भरा जाएगा, ठीक। ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द n प्लस l वैल्यूज फॉर fs ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम है। चलो पहले इसे करते हैं, n प्लस l। 5s का मतलब अगर 5s के लिए करोगे तो ये n को डिनोट करता है, ठीक। s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यानी कि 5 प्लस 0 कितनी हो गई, 5 प्लस 0 हो गई। तो यहाँ पर कितनी आ गई, इसकी 5 आ गई। अच्छा, अगर हम लोग और क्या है 4p के लिए देखें, 4p के लिए तो n की वैल्यू 4 हो गई प्लस l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो यानी कि 5, ठीक कह रहा है ये, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों ऑर्बिटल्स के लिए जो वैल्यू है n प्लस l की वो आइडेंटिकल है, तो ये तो राइट हो गया, ये तो राइट हो गया। पर अगर हम लोग फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप चैप्टर में भी देखोगे जहाँ पर फिलिंग ऑर्डर दे रखा है वहाँ पर ये ऑर्डर इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो पहला वाला गलत होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। तो देखो स्टेटमेंट 4 कह रहा है फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर एंड 1, 2, 3 आर रॉन्ग, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया, समझ आ गया। चलो 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास दे रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है 28 ग्राम्स, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.01%, ठीक है, will be use h upon 2 pi in uncertainty expression where h is equals to Planck constant है 6.6 into 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड, ठीक, ये दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा है बट बहुत इजी है, आप सब ने पढ़ रखा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला h upon 2 pi, ठीक, ये सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है, h upon 4 pi, ठीक, ये पढ़ रखा है ना। तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा V h upon 4 pi और डेल्टा x। अब देखो पता क्या करना है हमें, पोजीशन के बारे में, यानी कि डेल्टा x निकालना है। तो डेल्टा x निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h upon 4 pi m डेल्टा V, यही तो होगा कुछ, है ना, देखो यही तो होगा। तो अब यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर दो फटाफट, क्या वैल्यू, देखो फॉर्मूला सेम यही है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, क्या क्या, h की वैल्यू पुट कर दो, दे रखी है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, h की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दोगे। फिर नीचे 4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो, h की वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग्स में, ठीक। उसके बाद पाई m की वैल्यू दे रखी है मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, ठीक है। और क्या होगा, डेल्टा V। अब देखो ये निकालना है, ये ऑलरेडी आपको 1 इंटू 10 टू द पावर 4 दे रखा है जिसमें इतना परसेंट भी बोला गया है अप टू, यानी कि 0.01 अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 0 है, ये 2 कट गया, यहाँ 10 की टू पावर 2 बचा, तो ये कितना हो गया 0.01 इंटू 10 टू द पावर 2, जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, ठीक। तो 1 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो गई 0.0
0.01 इंटू 10⁻², है ना। ठीक, तो जस्ट इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो फटाफट, h का आपको पता ही है, डिवाइड कर दो। ठीक, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी आपकी सेकंड ऑप्शन, यानी कि 0.57 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला मेन। ठीक है, चलो अब जब ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है, आगे बढ़े 58 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलो 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, ठीक है, क्या है 1.6 माइनस का 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, and it has been obtained due to static electrical charge on oil drop by shining X-rays, then find out electrons present in it। तो इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कितने प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बहुत सिंपल सा आप सब पढ़ते आ रहे हो, Q इक्वल्स टू NE, है ना, ये पढ़ते आ रहे हो। आपको फाइंड आउट क्या करना है, N। जब आपको N फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो गया, E/Q, यही तो बन गया E/, ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर, Q/E बन गया। इस तरह से फॉर्मूला पढ़कर आए हो, तो अगर इसको यहाँ पर लाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Q/E, क्या बन जाएगा, Q/E, ये इधर आ गया E, ठीक है, तो Q/E। जस्ट पुट द वैल्यूज। Q की वैल्यू क्या है, देखो Q की वैल्यू क्या है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही बताओ, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहाँ से कैंसिल आउट हो गए ये। जब ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचा आंसर में, 1 है ना, 1, तो N इक्वल्स टू 1। ठीक है, डन। तो यहाँ पर ऑप्शन 0 इलेक्ट्रॉन कह रहा है, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ तक का समझ में आ गया, छोटा सा फॉर्मूला लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है 59 नंबर का क्वेश्चन, बोल रहा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर हम देखें तो जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो रूट में l+1 इंटू l+1 इंटू में h/2π, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, p के लिए आप जब वैल्यू लिख रहे होगे ना, तो कितनी होगी, यहाँ पर वैल्यू लिखो, बताओ इसका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर जो आ रहा होगा 2h अपॉन कितना आएगा, यहाँ पर रखो वैल्यू 1 हो गया ये। ठीक, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 + 1। ठीक, तो ये कितना हो गया, √2 इंटू h/2π। अब देखो, अब इसे और कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया h√2/2π। ठीक, अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा दो भाई, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना बन गया 2h। ठीक है, √2 यानी कि 2 हो गया, अपॉन में 2√2π। ठीक, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या h/√2π। ठीक है, तो क्या हो गया h/√2π आंसर हो गया। देखो h/√2π कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। जस्ट क्या करना है, ये आपके लिए फॉर्मूला होता है,
ठीक, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है, m इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पर l की वैल्यू p जो होता है उसके लिए l क्या होता है, 1 होता है ना, ये सब तो पढ़ रखा है आपने, s p d और f, तो l इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, है ना। तो वही जस्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है और इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक लगा कर इसे सॉल्व किया गया, आपका आंसर आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर कुछ रेडिएशंस दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी वेवलेंथ दे रखी है, यानी कि लैम्डा ए के लिए 300 नैनोमीटर है, 300 नैनोमीटर, ठीक, बी के लिए 30 एंगस्ट्रॉम है, सी के लिए 30 माइक्रोमीटर है, डी के लिए 3 नैनोमीटर है। तो सबसे पहले तो इनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए, है ना, सबसे पहले इनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फटाफट देखो, नैनोमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करो, फर्स्ट वाले को क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू ये 2 भी है तो यहाँ 7 हो जाएगा ना डायरेक्ट, ठीक, 7 मीटर। अच्छा, एंगस्ट्रॉम की अगर बात करोगे तो 3 में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको हम तो 10 टू द पावर -10 होता है ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10। तो यहाँ पर एक ये 0 भी गया तो यहाँ पर कितना हो गया, -9 हो गया, कितना हो गया, 10 टू द पावर -9 मीटर। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, ये 7 है याद रखना, ठीक। माइक्रोमीटर की अगर बात करें 10 टू द पावर -6 है ना, ये कितना है, 10 टू द पावर -6। तो अगर हम लोग 3 के टर्म्स में लिखेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएगा ना, ये 10 टू द पावर 6 और इधर 2 तो माइनस हो गए, ठीक, तो 4। अच्छा, फोर्थ वाले के लिए नैनोमीटर है ये, तो यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर -9, 3 इंटू 10 टू द पावर -9। अच्छा, अब देखो हमने एक यूनिट में कन्वर्ट इसलिए कर लिया जिससे कंपैरिजन करने में आसानी हो, है ना, कंपैरिजन करने में अब आसानी होगी। तो फटाफट देख लो, सबसे पहले तो 2 वैल्यूज बराबर हैं, यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ बी है और वेवलेंथ ऑफ डी है वो क्या है, इक्वल टू है, वो क्या है, इक्वल टू है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दीज रेडिएशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर D और B इक्वल होने चाहिए, वो देखना है आपको। तो इसमें तो C और D इक्वल है, गलत। इसमें D A इक्वल है और C इक्वल है, ये भी गलत। इसमें देखो तो D और B इक्वल है, ठीक है। अब हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे तो C, यहाँ पर देखोगे C वाले में ये होगी, ठीक। तो सबसे पहले C होगा ना आंसर, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो D वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, A और C, तो C यहाँ पर सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पर देखो 10 टू द पावर -4 मीटर, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, बाकी के ऑप्शंस गलत। यहाँ से ही आइडेंटिफाई आप कर सकते हो D और B की सेम है, ठीक। उसके बाद आया A C, तो सबसे ज़्यादा इनकी हो गई 10 टू द पावर -9 वाले, फिर 10 टू द पावर -7 वाले, फिर 10 टू द पावर -4 वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 61 नंबर का क्वेश्चन देखो। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच वन विल हैव हायर वेलोसिटी टू प्रोड्यूस मैटर वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन ओनली, प्रोटॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बोथ, तो किसकी हायर वेलोसिटी होगी किस मैटर वेव की, ठीक है। मतलब हायर वेलोसिटी पर सेम वेवलेंथ्स होंगी, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये फॉर्मूला आप सब पढ़ चुके हो, ठीक। इसमें अब आप देखोगे सेम वेवलेंथ बोली गई है ऑलरेडी, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच विल हैव हायर वेलोसिटी टू प्रोड्यूस मैटर वेव्स। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मास से कम है, ठीक है। अब मास कम है, लेसर द मास तो ग्रेटर द वेलोसिटी, यानी कि लेसर द मास ग्रेटर द वेलोसिटी।
ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसका मास लेस है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन ओनली, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 62 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 62 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ये समझ में आ गया। चलो 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन हैं जो सेम ऑर्बिटल में हैं। ठीक है, उनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, या स्पिन क्वांटम नंबर से। तो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, कुछ इस तरह से होते हैं, तो वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर से हम बताते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, क्या होता है, जो अपवर्ड होता है उसके लिए +½ और जो डाउनवर्ड होता है उसके लिए -½ ठीक है, ये 2 वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट होगा, स्पिन क्वांटम नंबर इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में बोला जा रहा है ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो द सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। ठीक, अब इसका रीजन क्या कह रहा है, इसका रीजन कह रहा है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ठीक, तो ये तो सही है। अब फर्स्ट वाले पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, फर्स्ट वाले पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो फर्स्ट वाला भी ट्रू है, ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो द सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। ठीक है, इसका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट इन मास। ठीक है, क्लियर। चलो 64 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ बोहर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन, देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बोहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो उसके लिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कि उसकी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स के लिए कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, बताओ जल्दी से, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, सोचो और बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स के लिए। आप सबको पता है नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक, यानी कि 2πr अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैम्डा। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/mv। तो जस्ट पुट करो यहाँ पर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2πr/mv। ठीक है, 2πr/mv अपॉन h, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो mvr भी कुछ होता है, याद करो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम mvr देखें, ठीक, इस mvr पर कॉन्सेंट्रेट करो और सोचो mvr के लिए अगर हम देखें तो ये nh/2π है। ठीक, nh/2π के बराबर, nh/2π, यहाँ पर n कितना है, 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करी गई है, तो ये क्या बन गया, h/2π बन गया। क्या हम इस वैल्यू को या पुट कर सकते हैं इसकी जगह, तो जस्ट हम क्या करेंगे 2π और h/, यहाँ पर क्या हो जाएगा mvr की जगह h/2π। ठीक, h/2π अपॉन में h। अब देखो इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 2π/h। ठीक है, सबसे पहले 2π/h इंटू ये क्या बन गया h/2π। ठीक, h/2π। तो आप देखोगे तो पूरा सेम ही तो है, 2πh 2πh, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी मेड बाय इट इज 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए mvr अगर आप देखोगे तो nh/2π के बराबर होता है, n की वैल्यू जस्ट आपने 1 रख दी बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, उसके बाद h/2π हमें मिला, जस्ट इसकी वैल्यू हमने वहां पर पुट कर दी, इस पूरे mvr की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, सभी को यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? क्लियर है यहाँ तक की चीजें, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से। What will be the uncertainty in the velocity of a cricket ball of mass 150, यानी कि 150 grams if uncertainty in its position is of the order of 1 angstrom। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें दे रखी हैं भाई, है ना? यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी दे रखी हैं आपको। क्या क्या दे रखा है? मास आपको दे रखा है 150 ग्राम। ठीक है, इसे जब आप चेंज करोगे तो 0.150 kg में आ जाएगा। ठीक है, चेंज कर लिया इससे पहले ही, जिससे आगे दिक्कत ना हो। अच्छा, पोजीशन के लिए बात करी गई है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 to the power -10 मीटर्स में आ गया। 2 चीजें दे रखी हैं। अब फॉर्मूला बता दो फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है अनसर्टेनिटी का? डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन, यहाँ पर एम डेल्टा वी क्यों आया है ये पता है? एच अपॉन 4 पाई, ये क्यों आया है? पी होता है ना, ये पी होता है तो पी की जगह ये रख दिया क्योंकि हमें मास दे रखा है। अच्छा, अब डेल्टा एक्स पता है, यानी कि वैल्यू पुट करो फटाफट। उससे पहले यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करोगे? 10 to the power -10 इंटू मास दे रखा है 0.150 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच आपको पता है 6.6 इंटू 10 to the power -34 अपॉन 4 इंटू 3.14। अब यहाँ से डेल्टा वी आप अपनी तरफ ले लो भाई, डेल्टा वी। जब आप डेल्टा वी ले रहे होगे इधर तो ये सारी चीज़ें नीचे चली गई, तो 6.6 इंटू 10 to the power -34 अपॉन कितना आ गया? 4 इंटू 10 to the power 4 इंटू क्या आ गया? 4 इंटू 3.14 इंटू 10 to the power -10 इंटू 0.150। बस अब इसे क्या कर देना है आपको? सॉल्व कर देना है। जब आप इसे सॉल्व कर दोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दिया आपने, ठीक है, तो आंसर कुछ निकलेगा आपका। क्या आंसर निकलेगा यहाँ पर? 3 पॉइंट समथिंग आंसर आपका निकल रहा होगा। ऑप्शंस में देखो 3 पॉइंट। अब पावर का खेल है, पावर का खेल है तो यहाँ पर पावर आपकी बनेगी 10 to the power -24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे। 3.5 इंटू 10 to the power -24 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो सब में फॉर्मूला यही लग रहा है, बस थोड़ा सा लॉजिक होता है, चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ता है और आंसर आ जाता है ना? ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन देखो। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द क्वांटम नंबर ऑफ 2p सबसेल। ठीक है, 2p के लिए क्वांटम नंबर बताना है तो n इज इक्वल्स टू देखो 2 है, ऑलरेडी पता है, और हमारा l क्या हो जाएगा आपको पता है, l की वैल्यूज इसके लिए 1। तो देखो जहाँ पर n के लिए 2 है तो आपको l भी नहीं पता करना है, इससे पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, n बराबर 2 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर n बराबर 4 है, गलत। यहाँ पर n बराबर 3 है, ये भी गलत। यहाँ पर n बराबर 4 है, ये भी गलत। 2p के लिए पूछा गया तो n बराबर 2, यहाँ पर ये है। ठीक, l के यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी 1, m के लिए 1 है तो -1 से +1, s +1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई सभी को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 67 क्वेश्चन। ठीक है, 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ n इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 6 है द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ट आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी का एकदम क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने इसका आंसर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बच्चों AIPMT में आया है, पहले का क्वेश्चन है ये, AIPMT में पूछा गया है। ठीक है, और जो आपको ये मिल रहा होगा ना एनसीईआरटी में
पेज नंबर समथिंग 62 पर आपको ये मिल जाएगा, जो ऑर्डर इस तरह से बना हुआ है ना वो। ठीक, क्लियर। चलो, तो फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, सही ऑर्डर आपको बताना है n बराबर 6 के लिए। तो n बराबर 6 के लिए जो सही ऑर्डर आएगा, सबसे पहले तो 6s हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 4f होता है, 4f। तो 4f कहाँ पर बन रहा है, देखो n-2f, n-1d, तो d वाले तो कैंसिल आउट हो गए, p वाले भी कैंसिल आउट हो गए, ये और ये बचा कौन, n-2f और n-2f। तो यानी कि यहाँ पर n-2 का मतलब क्या है, 4, ठीक है। जब n 6 है तो 2 माइनस हो गया, 4 बचा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये वाला। अब उसके बाद फर्स्ट और थर्ड की बात हो रही है, सेकेंड और फोर्थ तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए। फिर उसके बाद 5d भरा जाता, 5d आएगा। तो 5d कहाँ आ रहा है, यानी कि अगर आप फर्स्ट में देखो तो 5d यानी कि 6 - 1, 5d ये बना रहा है, फिर आपका आ जाएगा 6p, ठीक है। क्या आ जाएगा, 6p आ जाएगा। तो कुछ सीक्वेंस इस तरह से रहेगा, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नियॉन, ठीक है। नियॉन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक। अब देखो, फर्स्ट कह रहा है इट इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद H2O, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो H2O में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रॉपर, H2O, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 2, तो यानी कि 10। अब ये तो कह रहा है नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, ठीक। नेक्स्ट देखो, कह रहा है द वैल्यू ऑफ m शुड बी 0 फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, तो इसके लिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे और m की वैल्यू देखोगे तो वैल्यू ऑफ m शुड बी 0 फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड कह रहा है इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन s ऑर्बिटल, इजंट इट। s ऑर्बिटल में कहाँ हो रहा है, p ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है द वैल्यू ऑफ l मस्ट बी 1 फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ l मस्ट बी 1 फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बोलना था, तो द वैल्यू ऑफ l मस्ट बी 1 फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Hund's rule is violated in which of the following electronic configurations, यानी कि Hund rule जो है इनमें से कौन से कन्फिग्रेशन में वायलेटेड हो रहा है। तो Hund rule क्या कहता है कि भाई सारे सेल्स पहले जो भी इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं वो सब में पहले भर जाएं, तब डब्ल्यू बॉन्डेड, तब डबल हो, तब पेयरिंग होना स्टार्ट हो उनकी, यही तो बोलता है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है इसमें से कन्फिग्रेशन, अगर हम ए की बात करें तो ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अगर देखें बी गलत है, देखो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक। उसके बाद सी की अगर हम बात करें तो सी भी ठीक है, यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो गई, पहले पूरा फिल हो गया फिर पेयरिंग स्टार्ट हुई है। डी में अगर देखोगे तो यहाँ पर पहले तो इनको भरना चाहिए ना, फिर पेयरिंग करनी चाहिए, तो ये यहाँ पर तो बी एंड डी जो हुंड रूल वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड डी इज राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस क्या हो गए, गलत। अब ऑप्शन देखो सी एंड डी बोल रहा है गलत, बी एंड सी गलत, बी एंड डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 70 नंबर का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, यानी कि Z की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 26, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बताना है कि जो डी इलेक्ट्रॉन है Fe2+ में उसका नंबर किसके इक्वल यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसके इक्वल नहीं है इनमें से, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d6 बनेगा समथिंग, ठीक है, क्या बनेगा 3d6। अच्छा अब यहाँ पर
p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन देखो, इसका कन्फिग्रेशन बनाओ, 1s2 2s2 अभी बनाया आपने, और 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ पर देखो 6 हो रहे हैं, तो यहाँ पर सेम है। अब नेक्स्ट बताओ, ये तो सही है, इसके लिए भी सही होगा, इसके लिए गलत होगा। इसके लिए क्या बन रहा होगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक, 10 हो गए, 17 चाहिए, और 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, 3s2 3p5 हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पर इक्वल नहीं है। क्लियर, ये इक्वल नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम में भी देखोगे जो एस इलेक्ट्रॉन होगा वो बना रहा होगा, ठीक है, किस तरह से देखो, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो 2 2 4 2 6 बन रहा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इसका ही है जो इसके इक्वल टू नहीं है, तो ये राइट आंसर हो गया, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है 70 नंबर के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसका स्पेक्ट्रम, यानी कि हीलियम का जो स्पेक्ट्रम है वो किसकी तरह दिखेगा, सिमिलर, ठीक है, टू बी सिमिलर टू दैट फॉर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिथियम प्लस की अगर हम बात करें, हीलियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो लिथियम की अगर बात करोगे तो 1 निकल गया, यानी कि 2 बचा। अगर हम कंपेयर करें, ये भी गलत, हीलियम प्लस के लिए अगर करें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, H के लिए 1 हो जाएगा, ठीक। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 देखोगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके सिमिलर होगा, लिथियम प्लस के सिमिलर होगा, लिथियम प्लस के सिमिलर होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मैच द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस व्हिच रूल इज वायलेटिंग। कॉलम ए दे रखा है जिसमें रूल्स बताए गए हैं, जैसे कि पी बता रहा है ओनली अफबाउ रूल, क्यू बता रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन्स, आर बता रहा है ओनली हुंड रूल्स, ठीक है, एस बता रहा है अफबाउज एंड हुंस रूल। तो इनमें हमें बताना है कौन है जो इसको वायलेट कर रहा है। तो ध्यान से देखो इन फिगर्स को देखो। तो अगर हम P की बात करें तो P अफबाउ रूल के बारे में बता रहा है। अफबाउ रूल अगर देखो ये वाला जो है इसको वायलेट कर रहा है, यानी कि P का B हो गया। तो P का B जहां पर है वो वाला आंसर हमारा सही होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब 2 बचे। इसी तरह अगर हम हुंस रूल को देखें, आर का देखो किसके साथ मैच होना चाहिए, आर का मैच होना चाहिए ए के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आर है वो इसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि ऐसे पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक सारे यहाँ पर फिल नहीं हो जाते, यानी कि सब में इलेक्ट्रॉन होगा तभी पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। अब ये इसको वायलेट कर रहा है, तो यानी कि आर का ए, तो आर का ए देखो इसमें ही है, तो यहाँ से हमें आंसर अपना आसानी से पता चल गया। यानी कि जो रूल आपको पहले आ रहे हैं जल्दी से याद हैं, उनको जल्दी जल्दी मैच कर लिया फटाफट, और ऑप्शंस को देख लिया जो निकल रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शन, उनको हटा दिया, बचे हुए ऑप्शन में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। यही एक सही ट्रिक होती है, सही एक स्टेप होती है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए फटाफट। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा इसका आंसर नोट डाउन कर लिया है सभी ने, 3rd होगा इसका आंसर, ठीक है, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट 73 कह रहा है, इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है, तो 29.2 माइनस 20.2, ठीक है। अब ब्रैकेट में 1.79 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में क्या आ गया 1.37। तो इसको फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 9.0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1.79 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक, अपॉन में 1.37। अब देखो जो लीस्ट हमारा होगा, लीस्ट प्रिसाइज जो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो लीस्ट प्रिसाइज होगा, तो लीस्ट प्रिसाइज सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2, तो यही 2 हमारा आंसर हो गया इसके लिए।
तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक की चीजें क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ा जाए आगे। चलो भाई 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं? किस तरह से डिस्कशन हुआ है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? जो भी गलतियां आपने कर दी है बाय चांस धोखे से, वो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो नेक्स्ट 74 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स प्योर सैंपल ऑफ वाटर ऑलवेज यील्ड्स 88.89% मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.11% मास ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ, यानी कि ये कह रहा है सोर्स कहीं से भी हो, वाटर का सोर्स कहीं से भी हो, जहां पर अगर हम उस वाटर का मास परसेंटेज देखेंगे तो वहां पर 88.89% ऑक्सीजन और 11.1 मास ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज होगा, यानी कि कहीं का भी पानी हो, ठीक है, बाय मास परसेंटेज यही होगा। तो ऐसा कौन सा रूल है, कौन सा लॉ है जो बताता है? कांस्टेंट कॉम्पोजिशन लॉ है। कौन सा है? कांस्टेंट कॉम्पोजिशन लॉ। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अच्छा, ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जहां पर आपका लॉज दे रखे हैं, जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे रखा है, डेफिनिट प्रपोर्शंस, ठीक है, मल्टीपल प्रपोर्शंस दे रखा है, अवोगाद्रोस लॉ दे रखा है, गैलुसैक दे रखा है, उसी में से ही ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर, जिनमें मास प्रपोर्शन क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। मास प्रपोर्शन will always same। ठीक है, क्लियर। चल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, ये पेज नंबर 15 पर मिल जाएगा आपको, जहां पर मैं आपको टॉपिक भी बता दे रही हूँ, जहां पर सारे लॉज दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस एंड 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एक्स, ठीक है, कोई गैस एक्स है, इसका भी 10 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। क्लियर, सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है T इज इक्वल्स टू क्या है? सेम है दोनों के लिए। आप कह रहा है जब टेम्परेचर सेम कंटेन कर रहा है तो फिर द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द गैस एक्सिस, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे गैस एक्स के कितने, यानी कि किस गैस से होंगे, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है, यानी कि जो इक्वल वॉल्यूम होता है, सेम टेम्परेचर है, इक्वल प्रेशर है, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल के नंबर भी तो सेम होते हैं ना, वहाँ पर मॉलिक्यूल के नंबर भी तो सेम होते हैं। तो ये किस गैस के साथ है? गैस एक्स आपको बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर सब चीज़ें इक्वल हैं। अच्छा, किसी का लॉ याद आ रहा है? देखो, एवोगाद्रोस लॉ, इन्होंने ही तो बोला था अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे दोनों कंटेनर में, है ना? याद आ रहा है ये लॉ? तो एवोगाद्रो लॉ था ये। अब बताना है किसके साथ, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 14 हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे? ऑप्शन, चारों ऑप्शंस में से देखकर बताओ। फर्स्ट वाले में तो अगर हम देखें तो 44 आ जाएगा, इसमें 2 आ गया, इसमें कितना आ गया? 7, और यहाँ पर कितना हो गया? NO में अगर देखो कितना हो गया? 14 हो गया, और यहाँ 16 हो गया, तो 30 हो गया यहाँ। तो यहाँ पर कितना होगा? 12 प्लस कितना होगा यहाँ पर? यहाँ कितना हो गया? ये 12 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक, क्लियर है? ये 28 होगा ना, 28 दो के लिए। ठीक, मास बताना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28, ये भी हो गया, 6 2 8 और 2, तो यानी कि ये और ये सेम है, तो CO के लिए। ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, क्लियर, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, और ये एवोगाद्रोस लॉ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लैंग्वेज है आपको इससे ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 76 नंबर का क्वेश्चन
क्या कह रहा है 76 नंबर का क्वेश्चन देखो, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, कह रहा है 1/12 की जगह अगर हम 1/6 कंसीडर कर रहे हैं तो मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी, क्या होगा, डिक्रीज ट्वाइस, इंक्रीज टू फोल्ड, रिमेन अनचेंज्ड या बी अ फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये कैसा होगा, रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत। ठीक है, तो 76 का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम Fe यानी कि आयरन में जिसका एटॉमिक वेट क्या है 55.8 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इज, तो यहाँ पर इसका आपको आंसर बताना है इन फॉर्म्स में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, ग्राम वैल्यू आपको दे रखी है, देखो 558.5 अपॉन आपको मास दे रखा है 55.85। ठीक है, ये दे रखा है ना, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, 10 आ जाएंगे, तो यानी कि n इज इक्वल्स टू 10 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, यानी कि नंबर ऑफ एटम की अगर बात करोगे तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10Na हो गया, 10Na। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 10Na को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसकी बात करो तो ये तो गलत है। ठीक है, सीधे एवोगाड्रो नंबर है और ये इसका मास है, गलत। हाफ दैट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो एवोगाड्रो नंबर के सेम है, गलत। अब देखो कह रहा है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसके मोल निकालें तो n इज इक्वल्स टू W कितना है 60 ग्राम। ठीक है, और अगर कार्बन की बात करें तो ये कितना होता है 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये 12 हो गया, यानी कि मोल्स कितने आ गए 5 आ गए, 12 5 = 60, तो n इज इक्वल्स टू 5 मोल। तो यहाँ पर मोल अगर हम एटम की बात करें तो कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 5Na। अब देखो क्या ये इसका ट्वाइस है, बिल्कुल है। ठीक है, 5 2 = 10 यानी कि 10Na, तो ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। प्रूफ समझ में आया, ये देखो लैंग्वेज को ना घुमा कर पूछ लिया है, क्या किया, घुमा कर पूछ लिया है कि ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 60 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है, मोल्स निकाल लो इनके, 60/12, 12 क्या है कार्बन का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास करके, ठीक, मोलर मास देख लिया, तो ये 5 आ गया, 5 मोल्स हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने होंगे 5 × Na। ठीक, तो यहाँ पर एटम की अगर हम बात करें 5Na एटम है, तो क्या ये इसके ट्वाइस में है, बिल्कुल है, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 नंबर का क्वेश्चन देखो, the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume under standard conditions are the number of molecules of oxygen in 1 liter। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, 21% कह रहा है, यानी कि 21/100। ठीक है, 21/100 हो गया। अच्छा, अब आपको ये पता है, तो एक ये बताओ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है 0.21/22.41, तो यहाँ पर आपको मोल्स पता चल जाएंगे ना, तो इसको छोड़ दो, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, नंबर ऑफ मोल कब, जब कोई गैस दे रखी होती है तो हम इस तरह से नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, V अपॉन एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे 0.21 में 22.4 से, तो यहाँ पर मिलेगा 0.0093। ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब ऑप्शन में देखो ये मोल आने चाहिए। ठीक है, मोल ऑप्शन देखो कौन सा कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत। अच्छा, अब 79 नंबर की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 79
क्या कह रहा है, देखो 79 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कॉलम 2 में जो है वो मोल्स के नंबर दे रखे हैं। क्या करना है, जस्ट आप देख लो, एक मोल ऑफ एनी गैस, यानी कि अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, ई का एस हो जाएगा। ई का एस देखो 3 में है, ठीक, तो ये वाला तो कट गया, ठीक है, ये वाला कट गया। अच्छा, अब अगर आप देखोगे दूसरा कोई उठा लो, जैसे कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 44, ये 2 मोल आना चाहिए, तो यानी कि ए का क्यू अब देखो किस में है, ए का क्यू इन दोनों में है, यानी कि ये वाला भी कट गया, ठीक। अब देखो, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96 ग्राम ऑफ O2 का अगर आप देखोगे, 96 ग्राम O2 यानी कि ये 32 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 3, ठीक है, 3 हो गया, 3, ठीक है, तो यानी कि 3 मोल आ गया। ऑक्सीजन वाले के लिए देखोगे तो यहाँ पर 3 किसका दे रहे हैं, T, यानी कि D का T हो गया। D का T देखो किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, डिफर क्या कर रहा है, C, तो C को देख लेते हैं फटाफट। 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP, तो 5.6 अपॉन 22.4 कर दो, 5.6 अपॉन 22.4, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.25 मोल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.25 मोल, 0.25 मोल। कुछ नहीं है, जस्ट क्या किया गया है, फॉर्मूले आप लोग ने बहुत बेसिक से पढ़ रखे हैं, 3 फॉर्मूले, वो भी हम लास्ट में आपको बता देंगे क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो C का क्या हो गया, C का P, तो C का P किस में है, ये तो ऑलरेडी कट चुका है फर्स्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब आपको कैलकुलेशन देखनी है तो आप कैलकुलेशन को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन ए वाले के लिए है, ये कैलकुलेशन जो है वो डी वाले के लिए है, ये कैलकुलेशन किसके लिए है, सी वाले के लिए है, ठीक। और 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये तो आपको पता ही है, ठीक, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, पढ़ो, थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है इसमें, ठीक है। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिक्विड बेंजीन C6H6 बर्न्स ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दे रखी है आपको ऑलरेडी, स्टाइकियोमेट्री भी दे रखी है इसकी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन, ठीक है। तो लिक्विड बेंजीन की वैल्यू भी दे रखी है आपको, W दे रखा है यानी कि 39 ग्राम, ठीक है। मॉलिकुलर वेट आपको O2 का दे रखा है यानी कि 32, बेंजीन का भी दे रखा है 78, तो यानी कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले फटाफट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल बेंजीन के निकाल लेने हैं। कैसे निकालोगे, वैल्यू आपको 39 दे रखी है अपॉन में 78, इसे फाइंड आउट करोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब इसे फाइंड आउट करोगे तो 0.5 मोल बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 0.5 मोल, ठीक। इतना समझ में आया, ये कैसे निकल कर आया, W/M जस्ट रख दिया है, W आपको दे रखा है, M यहाँ से आपने ले लिया, ठीक। इसके बाद अब देखो, अब रिएक्शन को देखने की बारी आई। 2 मोल ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के 2 मोल 15 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इतने मोल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 15 इंटू 22.4, ठीक है, क्योंकि एट STP है ना, क्लियर। तो 22.4 कर दिया। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो 0.5 मोल के लिए क्या होगा, 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 15 इंटू 22.4, ठीक। और क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में आपका इंटू में 0.5, ठीक है। डिवाइड में यहाँ क्या आएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, 15 के लिए इतना है ना। अगर देखोगे 2 मोल जो है बेंजीन रिएक्ट कर रहे हैं 15 ऑफ ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड में 2 आ गया, डिवाइड में क्या आ गया, 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो।
जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू जो मिल रही होगी 84 लीटर मिल रही होगी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, क्लियर। 0.5 मोल के लिए निकाला गया है ये सब, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई भी इसीलिए करवा दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। ये बताना है, तो ये बहुत सिंपल सा है, सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो मास ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है, देखो मास ही तो बताना है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पर d इंटू वी हो जाएगा। डेंसिटी देखो 3.12, ठीक है 3.12, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.5। अब क्या करना है, अब फटाफट देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका 4.68 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको इसका आंसर बताना है, तो 4.68 का मतलब क्या हो गया 4.7, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसे 1 बढ़ा देते हैं, तो 4.7 ग्राम इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, तो यहाँ पर 4.7 ग्राम इज राइट आंसर, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पेयर्स दे रखे हैं जिसमें बताना है आपको कि किसमें सेम नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक रूल पढ़ रखा है, मोल जो होता है वो इक्वल मॉलिक्यूल या फिर एटम के नंबर, ठीक, फाइंड आउट करने के लिए। एक आपने ये भी पढ़ रखा है, मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये दोनों से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रास्ता है वो आसान कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट देख लो इसका आंसर क्या होगा जब आप फाइंड आउट कर रहे होगे। थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसके लिए। कैसे राइट होगा, देखो 28 अपॉन 28 हाउ N2, देखो नाइट्रोजन के लिए 28 हो जाएगा ना इसका मोलर मास, 28 ग्राम ऑलरेडी गिवन है तो मोल इज 1। फॉर दिस 32 ग्राम अपॉन 32, तो इसके लिए क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर दोनों के लिए क्या हो जाएंगे Na, क्या हो जाएंगे, इसके लिए भी Na, इसके लिए भी Na। ठीक है, मोल्स है ना, ये मोल्स हैं तो ये 1 Na। ठीक है, तो ये थर्ड इज राइट। यही पेयर है जिसमें नंबर ऑफ जो हमारे एटम्स हैं वो सेम होंगे थर्ड के लिए, बाकी के लिए गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फटाफट। 83 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। ठीक है, इनमें से कौन सा टर्म है जो यूनिटलेस होता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बहुत बार। ठीक है, हम इसे बहुत आसान सा क्वेश्चन इसलिए इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस इज मोल फ्रैक्शन, इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर ये है, बाकी के आंसर्स यहाँ पर गलत होते हैं। राइट ऑप्शन इज मोल फ्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 83 हो गया। 84 क्वेश्चन कह रहा है an anabolic steroid contains 5% sulfur by mass. If its molar mass is 1280 gram, then atomicity of sulfur in the molecules will be. एटोमिसिटी आपको बतानी है क्या होगी, तो मास ऑफ सल्फर कितना है 1280 ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो यानी कि 5% है इसका, तो 5/100। ठीक है, सिंपली 1280। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा कुछ आपका 64 समथिंग आएगा आंसर जब आप इसे सॉल्व करोगे। अब ये 64 है,
ठीक है, ये क्या है 64 है। अब सल्फर की एटॉमिसिटी अगर आपको निकालनी है तो सल्फर के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 अपॉन में 32, 2 आ गई, ठीक है 2 आ गई, कितनी आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत। आंसर इज 2, ऑप्शन इज 3, ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। 84 हमारा सही आंसर होगा। समझ में आ रही हैं चीजें, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही हैं सभी को, ठीक है। अब हमारे 15 क्वेश्चंस बस बचे हुए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। चल नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फटाफट 85 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। द गैसेस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO2 गैस contains 66% of mass of CO2. The vapor density of the mixture is, वेपर डेंसिटी पूछी गई है, क्या होगी, वेपर डेंसिटी क्या होगी पूछी गई है। तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास परसेंट दिया गया है वो ग्राम में मान ले और डिवाइड बाय 44 कर दें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मोल्स पता चल जाएंगे, कितना आ गया 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, सिंपल हो गया। अच्छा H2 का इसी तरह से देखोगे तो क्या हो जाएगा H2 का, अच्छा ये बताओ जब ये 66 है तो 100 माइनस 66 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, H2 कितना बचा 34 बचा, 34 बचा, तो H2 हमें पता है ग्राम वैल्यू में, तो 34 अपॉन H2 यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। तो H2 के 17 मोल आ गए, 17 मोल ऑफ H2, ठीक। ये दोनों यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं सभी को, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। तो हमें ये पता है कि अगर इन दोनों को ऐड करो तो 18.5 बन गया, ये 18.5 बन गया। अब आपको ओवरऑल देखना है तो 100 अपॉन 85 है ना, कितना हो गया 100 अपॉन 18.5, तो यहाँ पर आपने कर दिया 100 अपॉन 18.5, कितना आ गया ये, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 5.40, 5.40 आपको पता चल गया, इतना आपके पास मास है। अब वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले में रख दो, किस तरह से निकालते हैं 5.40 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 2.7 समथिंग, ठीक है 2.7 समथिंग, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो 2.7 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए फटाफट। 86 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 86 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से सभी लोग। What is the empirical formula of vanadium oxide if 2.74 gram of the metal oxide contains 1.53 gram of metal? तो फॉर्मूला बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड का। तो इस सब के लिए आप सबने क्या पढ़ रखा है, परसेंटेज ऑफ वेनेडियम बताओ पहले और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ, कितना हो जाएगा। आपने देखा 2.74 ग्राम आपका जो पूरा मेटल है उसमें से जो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कंटेन कर रहा है 1.53 ग्राम कर रहा है, तो 1.53 ग्राम अपॉन 2.73 इंटू 100, ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ वेनेडियम, ठीक, तो कितना आ गया 55.83। अच्छा अब इसे माइनस कर दो, अब जब आप इसे माइनस कर दोगे 100 में से 100 माइनस 55.83, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी, कितनी 44.17। अच्छा अब आप एक चार्ट बनाते हो, याद करो, यहाँ पर एलिमेंट लिखते हो, यहाँ पर उनकी वैल्यूज जो है 55.83 और इसकी वैल्यू कितनी आई 44.17। अब इसको इसके एटॉमिक मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब डिवाइड करोगे 55.83 इसका होता है 52 और यहाँ पर 44.17 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16। जब डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो आंसर आपको एक मिलेगा 1.1, एक आपको क्या मिलेगा 2.76, ठीक है, एक क्या मिलेगा 1.1 और एक मिल जाएगा
2.76, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो स्मॉलर वन देखोगे, आप स्मॉलर वन को फिर से उससे डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 1, ठीक, और ये कितना आ गया, यहाँ पर इसे डिवाइड करोगे तो ये 2.5 समथिंग यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर कुछ वैल्यू बन रही होगी, 1.1 से डिवाइड करो, यहाँ पर आपको 2.5 समथिंग मिलेगा। तो जब इसको आप एक सिंपल रेशियो में करोगे तो इंटू 2 कर दो, इधर भी इंटू 2 कर दो, तो ये कितना हो गया, नेक्स्ट वाला चार्ट जब आप बनाओगे तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि V 2 है और O 5 है। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, V2O 5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 87 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़ो। द मोलैरिटी ऑफ 5.6% वेट बाय वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन इज, यानी कि आपको यहाँ पर इसकी मोलैरिटी पता लगानी है। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि N अपॉन V, कितना कैसा होना चाहिए, लीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको W पता होना चाहिए, जिसके लिए W दे रखा है। M KOH के लिए M क्या हो जाएगा, KOH के लिए, पोटेशियम के लिए बताओ, टोटल इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए 39 हो गया, इसके लिए 16, इसके लिए 1, तो 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 56 बाय 5.6 बाय 56, यानी कि यहाँ से हमें मोल्स पता चल जाएंगे, मोल्स पता चल जाएंगे ना यहाँ से हमें, तो कितने आ गए यहाँ से मोल, 0.1 मोल, ठीक है, ये आ गए। अब हमें 0.1 मोल तो पता हो गया। अब आयतन जो है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो लीटर्स में, तो लीटर्स में यहाँ पर 1000, अच्छा ये ग्राम में है तो हमें इसको डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 मोलर का ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत। तो 87 का कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास जिसका दे रखा है 80 ग्राम, ठीक है, यानी कि आपको सॉल्यूट कितना दे रखा है, सबसे पहले सॉल्यूट दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, उसका मोलर मास कितना है, मोलर मास 80 ग्राम पर मोल दे रखा है। अब कह रहा है प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, यानी कि आपको जो V वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, डेंसिटी भी यहाँ पर दे रखी है 1.20 ग्राम पर ml। कह रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी बतानी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर n अपॉन में यहाँ पर होता है सॉल्वेंट का वेट kg में, ठीक है, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्लियर। तो यहाँ पर आप पहले ये बताओ क्या n निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, देखो n यहाँ पर किस तरह से निकालोगे बताओ फटाफट। मास ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट हमें पता है, सिर्फ क्या पता है, सॉल्यूट पता है हमें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, डेंसिटी दे रखी है और यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है। तो आप सभी ने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, m/v। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगी, m की वैल्यू d/v हो जाएगा, यानी कि 500 इंटू 1.20। तो m क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करो, m आ जाएगा आपका 600 ग्राम्स, ठीक है। तो ये जो आया है ये आपके सॉल्यूशन का वेट है। अच्छा सॉल्यूट का आपको पता है, तो क्या आप यहाँ से सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, जस्ट क्या करना है 600 माइनस ये कितना दे रखा है 100, यानी कि आपके पास सॉल्वेंट का वेट आपको यहाँ पर पता चल गया है, कितना है 500 ग्राम्स, ठीक है, कितना है 500 ग्राम्स है।
अच्छा 500 ग्राम से अभी इसको किलोग्राम में चेंज करोगे ना, किलोग्राम में चेंज करोगे तो 0.5 kg, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको n फाइंड आउट करना है। n भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, n कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो कितना हो जाएगा n, 100 दे रखा है। m कितना हो जाएगा इसके लिए बताओ, सॉल्यूट का मोलर मास, यहाँ पर आपको मोलर मास दे रखा है 80, तो डायरेक्ट 100/80 अपॉन में कितना है ये अभी आपने निकाला है 0.5, ठीक। सॉल्व करो, मोलैलिटी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सॉल्व करो इसको फटाफट, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको इजी बनाने के लिए, 100/80 और इनटू में कितना आ जाएगा, 100/80 करोगे, ठीक है, और उसके बाद इनटू में आपका 1/05, ठीक। तो सॉल्व कर लो इसे, क्या आएगी वैल्यू बताओ, वही जो वैल्यू आएगी वही आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वही आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। क्लियर। तो कितना आ गया, 2.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 2.5 आएगा। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर हैविंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम एट NTP, ठीक है। NTP पर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब कह रहा है कि यहाँ पर अ मिक्सचर हैविंग, इनका मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा, एक अगर NTP की बात की जाए उस पर, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो रिएक्शन होगी, H2O बनेगा, आपको पता है। अब दोनों के यहाँ पर जो मोल्स अगर आप निकालोगे, किस तरह से निकालोगे मोल्स, आपको दिख जाएगा दोनों के मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 32 दे रखा है, इसका 32 होता है, दोनों के 1 मोल आ जाएंगे, है ना, दोनों के 1 मोल आ जाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट आप देखो, जब दोनों के 1 मोल आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 मोल H2O बनेगा, तो 2 इंटू NTP पर 22.4 कितना हो जाएगा, यहाँ 44.8, है ना, 44.8 कितना लीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो रिएक्शन में H2 प्लस O2 2H2, तो यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देखो भाई। 90 ऑप्शन इसके देख लिए ना, कौन सा राइट है, 4th ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 100 ml ऑफ 10% NaOH, ठीक है, weight by volume is added to 100 ml of 10% HCl weight by volume. The resultant solution becomes what? यानी कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, या फिर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन बनेगा। तो आप ये पता चलना चाहिए कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि किसके मोल ज़्यादा है। NaOH के ज़्यादा होंगे तो बेसिक बनेगा, है ना, HCl के ज़्यादा होंगे तो एसिडिक बनेगा, या दोनों के बराबर होंगे तो वो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, देखो 100 ml आपको दे रखा है ऑलरेडी, और 10% NaOH, तो 10% NaOH यानी कि 10 ग्राम मान लें से हम। NaOH का मोलर मास क्या हो गया 40, तो 10/40 यानी कि इसके मोल्स कितने हो गए, 0.25, है ना, कितने हो गए 1/4, तो 0.25, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर हम लोग NaOH के निकाल लिए मोल, लिए अब अगर HCl की बात करो, HCl के साथ, तो HCl के लिए क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है, उसका भी 10% दे रखा है। HCl का क्या होगा, यहाँ पर 35.5 और ये 1 यानी कि 36.5, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगी, कैलकुलेट करो वैल्यू, यहाँ पर आ जाएंगी 0.27। तो आप देख रहे हो NaOH से ज़्यादा किसके मोल हैं, HCl के, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, सॉल्यूशन विल बी व्हाट, एसिडिक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस गलत, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यानी कि 91 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल, यानी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है एक एलिमेंट की वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है वो, ठीक है, वो कांस्टेंट है, जैसी है वैसी ही रहेगी। क्लियर, तो कौन सी है, इक्विवेलेंट मास, सेकंड कह रहा है एटॉमिक मास, वैलेंसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अच्छा देखो, एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो वेरी करता है, ठीक, एटॉमिक मास वेरी नहीं करता है, जो है वही है। आप जिस एटम किसी पर्टिकुलर एटम के लिए निकाल रहे हो तो उसका मास जो डिफाइन होगा वही होगा, ठीक है, वैलेंसी वेरी कर सकती है, ठीक। अब बाकी तो फिर हुआ ही नहीं फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ पर सेकंड वाला जो आंसर होगा एटॉमिक मास, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 91 का कौन सा आंसर राइट है बच्चों, बताओ जल्दी से, 91 का सेकंड ना, एटॉमिक मास, ठीक, इज नॉट वेरिएबल, ये वेरी नहीं करेगी, बाकी सब वेरी कर सकते हैं ना, किसी न किसी केस में वेरी जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, 92 नंबर का क्वेश्चन देखें। चलो 92 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बस हमारे थोड़े से क्वेश्चंस बाकी रह गए। देखो, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, यानी कि जो एक्स एलिमेंट है और एक वाई एलिमेंट है, ठीक है, कह रहा है 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है, जिसका मास दे रखा है 10 है, ठीक है, 50% ऑफ एलिमेंट वाई एट मास 20, यानी कि ये 50% है, ये 50% है, इसका मास कितना दे रखा है 10, इसका मास दे रखा है 10, ठीक। अब बोल रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए। देखो आपने ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लगा रखे हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो इसके लिए क्या होगा, एलिमेंट आप देखते हो 50-50 ये दे रखा है, अच्छा इनका मास दे रखा है, इनके मोल्स कैसे निकालोगे, तो 50 बाय क्या कर दोगे यहाँ पर 50/10 क्या कर दोगे 50/10, और उसके कितने दे रखे हैं 20, इसका 20 दे रखा है, तो 50/10, इसके लिए 50/20, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक, यहाँ पर कितना आ गया 2.5 आ गया। अब जो छोटा होता है उससे हर जगह डिवाइड कर देते हैं, तो 5 डिवाइड बाई 2.5, ठीक, 2.5 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ 2 मिला, यहाँ 1 मिला, यानी कि x जो होगा वो 2 होगा, y 1 होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया x2y, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया गया, सबकी वैल्यूज दे रखी हैं, और वैल्यूज जब दे रखी हैं तो उसके बाद क्या हो गया 50-50% दे रखा है, यानी कि मास मान लिया इनका, अब उन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, यहाँ पर गिवन मास दे रखा है, मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स पता चल गए, मोल्स में जब छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू से सारी वैल्यूज में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर आया, वही हमारा एलिमेंट का नंबर हो गया, तो ये x था, x2 और y इज 1, ठीक है, x2y इज द आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 93। चलिए देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंट बाय मास ऑफ अ सॉल्यूट, मोलर मास जिसका दे रखा है 28 ग्राम, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 28, ठीक है, यानी कि परसेंट बाय मास ऑफ अ सॉल्यूट कितना है 28 है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन यानी कि काई एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट यानी कि m इन द सॉल्यूशन। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मोलालिटी फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मोलालिटी का फॉर्मूला हो या फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो, दोनों के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स देखो, सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर इसके 28 ग्राम मोलर मास ऑलरेडी दे रखा है और गिवन मास 28 दे रखा है, यानी कि n 1 मान लें इसे, w कितना है 28, मोलर मास कितना है 28, यानी कि 1 मोल हो गया, ठीक, ये याद रखना। N2 यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्यूट के लिए, और ये सॉल्वेंट, ठीक है,
सॉल्वेंट के लिए देखो, सॉल्वेंट यानी कि एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर में मिलाया गया है। अब देखो वाटर के लिए क्या हो गया, दूसरे वाले के लिए क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर आप निकालोगे दूसरे वाले के लिए कैसे पता चलेगा, देखो हमें पता है 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन मान लिया है, ठीक है, 100 माइनस 28 क्या हो गया सॉल्यूट, क्या हमें सॉल्वेंट पता चल गया है, कितना हुआ सॉल्वेंट 72, यानी कि सॉल्वेंट की जो गिवन मास है वो 72 है, अपॉन में 18, ये आ गया 4। हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स पता हो गए, मोल फ्रैक्शन निकालना इजी हो गया, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1 और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों के क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट 1 + 4, तो इसे सॉल्व करो 1/5 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 0. कितना आ गया ये 0.2 है ना, यही तो आएगा 0.2। देखो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया जो हमारा x का है यानी कि काई जो है वो 0.2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0.2 होना चाहिए, यानी कि ये दो आंसर्स तो गलत है, यही दो आंसर बचे। अब मोलैलिटी देख लेते हैं, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन, यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट इन केजी में, तो आपको सॉल्वेंट का वेट भी पता है और सॉल्यूट का मोल भी पता है, ठीक, तो रख दो, जस्ट पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पर कितनी हो गई 28 अपॉन सॉल्वेंट अभी अभी आपने निकाला है कितना आ गया 72 है ना, कितना आ गया 72 आ गया। तो कैसे निकालोगे यहाँ पर, फटाफट बताओ किस तरह से निकलेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 28 और ये कितना है 72, लेकिन ये ग्राम में है तो इसे चेंज कर लो फटाफट, कितना हो गया ये 1/72 और 1000, अच्छा मोल पूछा गया है, मोल है, क्या है मोल पूछा गया है। देखो हम लोग तो ये तो वैल्यू है, गिवन मास है, ये तो क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 है, अपॉन सॉल्वेंट का वेट कितना है 72 इंटू 1000 कर दो, ये ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या आ गया आंसर बताओ, यहाँ पर आ गया 1000/72। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे 8 9 जा 72 और 8 1 जा 8, ठीक है, 2 इधर गया, 8 2 जा 16, 4 इधर गया, 8 5 जा 40, तो 125/9 इज मोलैलिटी, तो 125/9 देखो कहाँ पर है 125/9, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक डन सभी का, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कोई, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया 93। चलो नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर सीसी इज, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, देखो 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम सीसी इज, तो 1.17 ग्राम सीसी इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका गिवन मास मान लिया, ठीक, इसको क्या कर दिया हमने, ये जो होता है आपका डेंसिटी 1 सीसी सॉल्यूशन कंटेन क्या करता है 1.17 ग्राम ऑफ द HCl, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.17 डिवाइड बाय 36.5, कैसे आया HCl का मोलर मास इनटू 1000, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो क्या हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 32.05, यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोलैरिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 की यहाँ पर बात हो रही है। हैविंग प्योरिटी 70% यानी कि यहाँ पर W आपको पता है 70 ग्राम मान सकते हैं बाई परसेंट, ठीक, बाय मास। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि D दे रखा है 1.54 वुड बी। तो इसके लिए मोलैरिटी क्या होगी? तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे? 100 ये दे रखा है, ठीक, और क्यों 100 है? क्योंकि 70 ग्राम ये है, टोटल माना हमने 100, ठीक है। अब डी क्या है? 1.54 यहां से फाइंड आउट करो, ये आ जाएगा 64.93 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया है। अब वॉल्यूम पता चल गया, अब क्या हमें निकालना है? अब निकालना है यहाँ पर n, यानी कि n कितना हो जाएगा? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n/v, यही तो होता है। तो n कितना हो जाएगा? ऑलरेडी दे रखा है n। कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? वही पुराना तरीका, 70/98। 98 कैसे आया इसका? देखो 98 इसको कैलकुलेट करके आया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? ये 31 हो गया, ये हो गया 64, यानी कि यहाँ पर हो गया 5 और 3 8 और 9 98, ठीक। 70/98 n आपको पता चल गया। इनटू में 1000 कर दो, डिवाइड में कितना आ जाएगा? यहाँ पर डिवाइड में ये हो जाएगा 70/98, डिवाइड में ये आ जाएगा 64.93 इंटू 1000, ठीक। इस तरह से करोगे कुछ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आंसर इसका आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर आएगा 11 मोलर, ठीक है, यानी कि 11 मोलर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय मास। The molecular mass of hemoglobin is approximately 670-200. The number of iron atoms, जिसका atomic mass आपको already दे रखा है 56, present in one molecule of hemoglobin is, क्या होगा बताओ? पढ़ो क्वेश्चन। अब देखो 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं, ठीक, जिसमें मास ऑफ आयरन कितना है? 0.33। 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक, जिसमें मास ऑफ आयरन कितना दे रखा है? देखो 0.33%। अच्छा, अब देखो आगे और क्या कहा है यहाँ पर? मास ऑफ आयरन, तो यानी कि 670-200 ग्राम के लिए कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। इतने ग्राम के लिए पूछा है, तो 67200 इंटू 0.33 अपॉन में 100, इसको केजी में भी चेंज कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर? 672 इंटू 0.33, यहाँ पर आ जाएगा 672, ये 0 से 0 कैंसिल, 0.33, ये आ गया। अब देखो, अब फाइनल आंसर कैसे बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा नंबर ऑफ आयरन एटम्स, ठीक। नंबर ऑफ आयरन एटम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? अपॉन में 56 कर दो, अपॉन में 56 यानी कि डिवाइड कर दो इससे। 672 इंटू 0.33 डिवाइड बाय 56, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? फाइंड आउट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा 3.9 समथिंग। आंसर आपका बन रहा होगा 3.9। तो क्या हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4 मान सकते हैं? क्योंकि 3.9 यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो 97 नंबर के क्वेश्चन पर चला जाए भाई। 97 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट,
The empirical formula of an acid is CH2O2. The probable molecular formula of acid may be, क्या होगा इसके लिए? तो empirical formula आपको दे रखा है, क्या है? CH2O2. अब कह रहा है यहाँ पर the probable molecular mass, molecular formula of acid may be, क्या होगा? तो यहाँ पर n बराबर 1, देखो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, यहाँ पर n और यहाँ पर क्या हो जाता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला ये होता है ना। अब देखो इसमें n बराबर 1 रखो, CH2O2 n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको क्या मिल रहा होगा? सेम मिल रहा होगा, ठीक। n बराबर 2 रखोगे तो C2H4O6, C2H4O6 यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो 2 से ही चीज़ें कैंसिल आउट होने लगी, यानी कि 1, n इक्वल्स टू 1 हमारा सही होगा और इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, C2H2O2, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर CH2O2 इज राइट आंसर, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन, यानी कि अब 2 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे, 97 तक के क्लियर हैं सभी को, 98 और 99 100 3 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम करने जा रहे हैं, ठीक। 98 देखो, 98 क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। क्या बोल रहा है, पढ़ो। असर्शन बोल रहा है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन इज कार्बन 12 एटम। सही है, ठीक है, ये क्योंकि ये लाइन प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब इसका रीजन क्या बता रहा है, देखो इसका रीजन बोल रहा है कार्बन 12 जो आइसोटोप है इज द मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप, यानी कि सबसे ज्यादा ही पाया जाता है, ठीक, और ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चूजन स्टैंडर्ड, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया है। ये भी लाइन क्लियर है, ये पूरी की पूरी लाइन आपके एनसीईआरटी की ही है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट के साथ जो रीजन है असर्शन के लिए वो भी ट्रू है, क्लियर। तो यहाँ पर इतना समझ में आया, तो यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और इनका रीजन भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखा जाए, वो भी असर्शन का ही है। देखो नेक्स्ट 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन में मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55 m, यानी कि 55.55 m, यानी कि मोलर एट 298 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो मोलैरिटी होती है प्योर वाटर की ना, वो कितनी होती है, 55.55 आगे बोल सकते हैं, ठीक, एट 298 केल्विन पर। अब इसका रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि रीजन ये है जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल सही बात, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि कौन कौन से हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो क्या होते हैं, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। लाइक कौन कौन से हो गए, मोल फ्रैक्शन हो गया, और क्या हो गया, पीपीएम हो गया, और मास हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखो बोल रहा है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज दिस, ठीक है, ये भी राइट है। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मोलैरिटी डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं 1000/18, जब इसे आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर 55.55 निकलेगा। अब ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे आई है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है प्योर वाटर के लिए, जो डेंसिटी होती है, ठीक है, प्योर वाटर के लिए जो डेंसिटी है वो 1 है। क्या है वो, 1 है। अब 1 ग्राम पर ml है, 1 ग्राम पर ml है, तो यहाँ पर ग्राम पर ml है, यानी कि ये लीटर में 1000 हो गई, ठीक। अब आपको पता है अगर हम इसका मोल्स निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1000/18 इज मोलैरिटी, तो 55.55, ठीक है। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक की चीजें। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, असर्शन इज ट्रू
और रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये तो दोनों चीजें अलग अलग है ना, अलग अलग टर्म्स को यहाँ पर क्लासिफाई कर रही हैं, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू जरूर है। ठीक है, क्लियर। चल नेक्स्ट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा था करेक्ट मैचेस, यहाँ पर करेक्ट मैच बताने हैं माइक्रो, मेगा, गीगा, फेम्टो, ये दे रखे हैं। देखो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको प्रीफिक्स के जो चार्ट दे रखे हैं कन्वर्जन के, उस चार्ट से ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा, ये पेज नंबर कुछ आपका पेज नंबर एनसीईआरटी में 9 पर है। ठीक है, अब देखो माइक्रो यानी कि 10 टू द पावर -6, ठीक है, तो माइक्रो को 10 टू द पावर -6 कर दी। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, ठीक है, -6 इज माइक्रो, +6 इज मेगा। अब देखो ज्यादा आगे का फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें यहीं पर ही ऑप्शन मिल जाए, ए का सेकेंड और बी का थर्ड। ए का सेकेंड, देखो ए का सेकेंड सिर्फ इसमें ही है, बाकी किसी में भी नहीं है, है ना। ए का सेकेंड को ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यानी कि आंसर हमारा थर्ड सही होना चाहिए, है ना। आगे का भी मैच कर लेते हैं, सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का थर्ड, ठीक है। गीगा इज व्हाट, यहाँ पर गीगा हो जाएगा 10 टू द पावर 9, -9 होता तो नैनो हो जाता। फेम्टो की बात करो तो 10 टू द पावर -15 इज फेम्टो, यानी कि डी का फर्स्ट होना चाहिए, डी का फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ये सेशन, क्लियर है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से और एनसीईआरटी में किस किस पेज से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है सभी को, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, जिससे सोचोगे कि इसे छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्लियर, चलो तो फिर ये सेशन यहीं पर ख़त्म किया जाए। हमारे जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, बढ़िया रखिए, नीट क्रैक करना है। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।